चलिए भाई, गुरुवार का दिन, हफ्ते की वो वीकली एक्सपायरी, उसकी हमें करनी है आज तैयारी। और उससे पहले बहुत रिलेटिव कामनेस के साथ एक कंसोलिडेशन के दौर से भारतीय बाजार गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कल का सेशन आपकी स्क्रीन्स पर आएगा, बिल्कुल वो फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द दिन भर कामकाज, और फाइनली उन्हीं लेवल्स के आसपास परसों की क्लोजिंग लेवल्स पर जाके हम बंद होते हुए नजर आए। हाँ, ये जरूर है कि अभी भी हम वो रिकॉर्ड हाइस के आसपास 18,400 के ऊपर का क्लोज डिलीवर करने में कामयाब रहे, पर ये बेसिकली शायद वो रिकॉर्ड हाइस के आसपास की नर्वसनेस है जो स्क्रीन्स पे प्ले आउट होती हुई आपको नजर आएगी। खैर, सिर्फ इसकी नर्वसनेस नहीं, ग्लोबल क्यूज भी ऐसे ही मिक्स्ड हो गए। एक समय जो हमेशा पॉजिटिव बने हुए थे, मिले जुले क्यूज नजर आएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? एसजीएक्स निफ्टी दिखाएगा कि आज फिर सुस्त शुरुआत होगी, आज फिर 1/4% के दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए क्यों? क्योंकि कल यूएस का बाजार स्क्रीन पर आना चाहिए। कल दबाव था, फ्लैट से दबाव के साथ कामकाज। डाउ फ्लैट था, एसएनपी में ऑलमोस्ट 1%, नैस्डैक में 1.5% का दबाव। तो जो पॉकेट ज्यादा आउट परफॉर्म कर रही थी, वहीं पे ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग है। नैस्डैक सबसे ज्यादा प्रेशर में था कल। और कल डाउ का इंट्राडे दिखाइएगा, जैसा हमारा सेशन था। अरे बाप रे बाप, वो हार्ट बीट का मॉनिटर जो होता है ना, बिल्कुल वह दिन भर बहुत सीमित दायरे में उठा पटक फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द घूमता रहा पूरे टाइम, कुछ नहीं करा। बहुत रेंज बाउंड सेशन था और फ्लैट बंद हुआ। ये हमने कुछ बहुत तक ऐसा फॉलो कर रहा था, हमारे बाद उनके तो हार्ट बीट और भी डेडली थी। तो ये कंसोलिडेशन है, और थोड़ी सी डाउ में कंसोलिडेशन था। बाकी बेंचमार्क्स अच्छे आउट परफॉर्मेंस वाली पॉकेट्स थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में आ रही थी। और आज सुबह के फ्यूचर्स स्लाइटली इन ग्रीन, तो तब अब स्क्रीन पर आ जाएगा, वो बता देगा हमने क्या डाइजेस्ट करा था कल 3:30 बजे, आज सुबह 7 बजे की तस्वीर क्या है। ये है वो कहानी। 33,680 पे छोड़ा हुआ डाउ फ्यूचर 33,645 के आसपास ट्रेड करता हुआ। जहां छोड़ा था मोटा मोटी वहीं हल्के दबाव को हमें डाइजेस्ट करना है। ये डाउ की कहानी, क्योंकि डाउ फ्लैट बंद हुआ था। उसके नीचे दोनों बेंचमार्क्स देखिए, वहां पे प्रेशर है, और वो प्रेशर डाइजेस्ट कर रहा है इस समय एशिया, और ऊपर एसजीएक्स निफ्टी जो हल्के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है? ये धक-धक इनकी जो बड़ी है, हमारी भी बढ़ने का दिन आ सकता है कि आज? नीरज जी समझ लेंगे, वीरू समझाएंगे निफ्टी बैंक में कैसे फिर आज के दिन, थर्सडे के दिन स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कि कभी कभी एकदम वाइट सोबर, एकदम कभी ब्लू चटक, क्या चल क्या रहा है आजकल दिमाग में? ऐसा क्या है? कलर्स ऑफ लाइफ। अब इन्हें पता चल गया है कि 8 बिलियन पॉपुलेशन है, एक तो मिलनी है। देखो अभी चलो नो कमेंट। अच्छा, छोड़ दिया। ग्लोबल क्यूज कैसे? देखिए, ग्लोबल करंट ये है कि देखिए 3-4 फैक्टर थे जिन्होंने मार्केट को कल बहुत उठापटक कराई, और क्रूड में बहुत सारी खबरें वो अलग से बताएंगे। लेकिन देखिए, एक तो आपका जो रिटेल सेल्स का नंबर आया वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है, 1.3% आया है, जो कि 0% की एक्सपेक्टेशन थी, या पिछली बार नहीं बढ़ा था। आंकड़ा वाला बढ़ गया, मतलब खूब माल बिक रहा है, खूब बिक रहा है माल। आपको अब फेस्टिवल की शॉपिंग वहाँ पे हो रही है अभी, और खूब चल रही है। तो एक उसने थोड़ी सी चिंता बढ़ाई, और उस चिंता पे जो है तड़का लगाया फेड के 2 अधिकारी। उनके मुंह बंद क्यों नहीं होते, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। एक न्यूयॉर्क के थे और एक जो है सैन फ्रांसिस्को के। दोनों ने कहा कि फेड को ये चिंता छोड़ देनी चाहिए कि नंबर्स तो थोड़े से ठीक हुए हैं, तो हम ब्याज दर बढ़ाने का सिलसिला स्लो कर देंगे या नहीं करें, कुछ भी नहीं करेंगे। ऑफ द टेबल है ये सब बातें, आप एकदम मान के चलिए कि अभी वही ट्रेजेक्टरी जाएगी। तो जैसे ये बात गोल्डमैन सैक्स ने सुनी, उन्होंने तुरंत अपना रेंज बढ़ा दी, 5.25% तक लेके चले गए, जो अब तक वो 5% तक 5 से 5.25 कर दी। सो ये जो स्टेटमेंट पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है ना, इसको कितना सीरियस लें आप, ये कितना गंभीर मान लें, ये क्वेश्चन है। लेकिन मार्केट पूरा उसी पे रिएक्ट कर रहा है। रिटेल सेल्स नंबर आया तो ऐसा किया, टारगेट के नंबर बहुत ही गंदे आए, प्रॉफिट 50% उड़ गया है, क्योंकि मतलब रिटेल चेन बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की, उनका इन्वेंट्री लॉस हो गया बहुत भयानक, और उनको इतना नुकसान हो रहा है कि अगले चौथे क्वार्टर में भी जाके नुकसान हो। वहाँ पे भी केशव किसी वॉलमार्ट, किसी होम डिपो है, किसके नंबर्स कल तो अच्छे बात कर रहे थे हम लोग, आज टारगेट गड़बड़ा गया। लोज के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, तो मिला जुला ऐसा वहाँ के शेप नहीं है, वहाँ तो इतना डोल कुछ ऊपर वाला है, बेरोजगारी भत्ता दिया गया, इतना नीचे भी है।
वहाँ मतलब चौतरफा है, वहाँ पे गरीबी अमीरी वाला उतना नहीं दिक्कत जितना दूसरी इकोनॉमीज़ में। तो ये दो फैक्टर थे, नंबर खराब आए प्लस आपके फेड के अधिकारियों ने मूड खराब किया, ऊपर से यूके का जो इन्फ्लेशन नंबर आया वो फिर से बहुत बढ़ गया, 1% बढ़ गया भाई साहब, 11 के ऊपर निकल गया। याद रखना चाहिए कि S&P की कंपनियों का 25% सेल्स यूके और यूरोप से आता है। अगर वहाँ इस तरह के इन्फ्लेशन है तो वहाँ किस तरह के स्टेप हो सकते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से, उसका भी असर है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। आज यूएस के 11 में से 9 सेक्टर्स में फॉल थी, बिकवाली थी, जबकि मार्केट फ्लैट है। तो अंदर अंदर स्लाइसिंग चल रही है, ये आपको समझना चाहिए। ये अंदर प्रॉफिट टेकिंग हमारे भी विजिबल थी। आप ब्रॉडर मार्केट ध्यान से पढ़िए, भारतीय बाजार तो इंडेक्स मैनेजमेंट है, नीचे आपकी कटाई चल रही है। कहानी बिल्कुल यही है ना। अभी देखिए आज पेटीएम की कटाई होगी, इतनी कटाई बाद आज फिर से होगी। तो ये लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। तो ये बड़े रीजंस थे जिसमें गिरी। अब मैं थोड़ी सी क्रूड में कल बहुत सारी खबरें थी। एक तो ओमान के पास एक ड्रोन से एक ऑयल टैंकर को नुकसान पहुंचाया, आरोप लगाया जा रहा है कि ईरान की तरफ से रेडिकल्स ने किया। आज सुबह रशिया के बॉर्डर पे एक ऑयल डिपो पर ड्रोन हमला किया गया। अब रशिया की बॉर्डर के अंदर किया गया है, 150 किलोमीटर अंदर, तो एक्सपेक्टेड है कि दूसरी साइड से आया होगा, बहुत गुस्से में है वो। तीसरा ओपेक के जनरल सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि हम इस मार्केट को ठीक करने के लिए इंटरवेन कर सकते हैं। उनका इंटरवेंशन सिर्फ प्रोडक्शन कट ही होता है। भारत ये कह रहा है कि 5 दिसंबर से प्राइस कैप लगने वाला है, इम्प्लीमेंट होने वाला है, रशिया वाला। तो हम क्या करेंगे, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे? पर वो बार-बार तो बोलते हैं जो हमारे लिए अच्छा रहेगा हम तो वो करेंगे, जो हमें सस्ता मिलेगा हम वो करेंगे। नहीं, अच्छा आपके लिए कैसे रहेगा? कहते रहते हैं बार-बार, आप लाओगे कैसे? कैसे लाओगे आप? वो आप बताए थे ना, जहाज में पानी में चला तो जहाज का हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे, हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे जहाज का। प्राइस कैप की सबसे बड़ी चिंता ये है कि इंश्योरेंस ही नहीं होगा, कौन लाएगा? हमारे पास बड़ा रीइंश्योरर है भी नहीं एक्चुअली। तो ये एक बड़ी 5 दिसंबर डेट याद कर लीजिए, आपको देखेंगे उस समय क्या होता, बहुत दिक्कत की बात होगी। तो क्रूड में बहुत वोलेटिलिटी है, प्लस आपकी अंडर रिकवरी, पूरी साहब कहने पैसा देना पड़ेगा कंपनीज को। तो क्रूड के लिए और अपनी भारत के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उथल पुथल होने वाली। इसलिए क्रूड पे मैं कोई डायरेक्शनल कॉल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि $100 आप बहुत जल्दी देखेंगे। कॉल नहीं है लेकिन तो देखेंगे। बेसिक 5 दिसंबर के बाद क्रूड उफान पे आ सकता है। आ सकता है, यस। अगर उसको सेटल नहीं किया गया तो आ सकता है। तो क्रूड की कहानी थोड़ी सी बहुत उलझी हुई है यहाँ पे। पीरू के पास टंकी तो 72 लीटर की है, उसके आगे क्या करेंगे? परवाह नहीं पड़ेगा। अरे अभी तो सस्ता ही चल रहा, क्रूड गिर गया 91 पे आ गया। अरे नहीं सस्ता, पंप प्राइस का तो सस्ता हुआ, बस का तो रखा हुआ है। नहीं बड़ा, यही सस्ता है। हाँ, अब इसे कहते हैं ऑप्टिमिज्म, हाइट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। तो ये नहीं बड़ा भी वैसे बात सही है, सस्ता ही फील कर रहा है आप। लेकिन हाँ, यूके का इन्फ्लेशन 41 इयर्स हाईस पे 11.1, ये कल बाजार के दौरान आ गया था, 11.1% अक्टूबर में, 10.1% सितंबर में था। 100 बेसिस पॉइंट्स इन्फ्लेशन बढ़ गया। फूड, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, सारा गेम यहां पे था, कंट्रोल के बाहर है। और ईसीबी के वाइस प्रेसिडेंट साहब का स्टेटमेंट था, वील डू व्हाटएवर इट टेक्स, 2% का टारगेट लाने का है। ये तो ईसीबी के वाइस प्रेसिडेंट बोले। न्यूज चैनल की लाइन याद आ गई मुझे, क्या? व्हाटएवर इट टेक्स, न्यूज फर्स्ट। तो ये कहानी है भाई साहब, थोड़ा ठीक है। इसीलिए आज शायद 2 फेड के ऑफिशियल ने कल बोला था। आज फिर 2 की बारी है, जब इवेंट कैलेंडर लेकर आऊंगा तब बताऊंगा उनके बारे में। लेकिन अब मार्केट्स को कैसे अप्रोच करा जाए। कंसोलिडेशन है, 18,400 के आसपास सिमट रहे हैं हम लोग। वीरू, डेटा पॉइंट्स कितने सपोर्टिव, वो थोड़े से फ्लोज भी म्यूटेड हो रहे हैं इस बाजार में। अब वो कल एफआईडीआई में डीआई के आंकड़े में 1400 करोड़ रुपए की बाइंग जरूर थी, लेकिन ध्यान रखिएगा कल लिस्टिंग्स हुई थी, लिस्टिंग्स के लार्ज ट्रेड्स हुए थे जिसमें डीआईज एक्टिव थे, तो वो सिलेक्टिव 1-2 स्टॉक्स में चैनलाइज हुआ, अदरवाइज फ्लोज म्यूटेड होते चले जा रहे हैं। वो दिख रहा है स्क्रीन पे। वीरू, अब क्या करूं? बिल्कुल सही। देखिए आशीष, बिल्कुल सही बात से आपने शुरू किया। कैश नहीं है बाजार में, कम है, और स्टॉक फ्यूचर्स के चलने की अगर आप देखें चलन में वो दिखाई दे रहा है। इंडेक्स आपका टिका हुआ है, उस पर कोई राय नहीं है, बट यस, कैश बाजार में नहीं है। कल आपने डीआईएस के आंकड़ों को एक्सप्लेन कर दिया। 386 करोड़ रुपए की एफआईएस की अगर आप देखिए सेलिंग थी, बट थोड़े से इफ्स एंड बट्स के बाद, कुछ 2 दिन पॉज के बाद, मैं कहूँगा कि आज एफआईएस के स्टैट्स फिर भी थोड़े ठीक है। आशीष, क्या हाईलाइट है आज एफआईएस के स्टैट्स में? हाईलाइट है क्या है? 1845 1845 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बाय किया आशीष।
12,713 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 5746 शॉर्ट कवर कर लिए। दैट्स गुड। हालांकि स्टॉक फ्यूचर में वो बिकवाल रहे। 693 करोड़ रुपए के 3500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 9600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। तो स्टॉक स्पेसिफिक डेटा बहुत अच्छा नहीं है, बट यस इंडेक्स पे उनका व्यू थोड़ा ठीक लग रहा है। आशीष 4967 करोड़ रुपए का अगर आप देखिए उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन बाय किया, यहां पे 37,000 कॉल लॉन्ग करके 34,000 पुट शॉर्ट भी है। तो अच्छा डेटा अच्छा है। और एक और चीज आशीष हाईलाइट दूंगा मैं आपको, मेरे पे स्क्रीन पे डायग्राम नहीं है, बट पोस्ट 22 अप्रैल नहीं 8 अप्रैल माफ कीजिएगा, 8 अप्रैल 2022 के बाद एफआईएस के इंडेक्स नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट सबसे हाईएस्ट है। 8 अप्रैल के बाद इंडेक्स के नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस के सबसे हाई है। तो इस बात को याद रखिएगा। बट ये भी अच्छी चीज है कि इंडेक्स के उनके लॉन्ग है, लेकिन कैश बाजार में नहीं आ रहा है। हमें ट्रेजेक्टरीज को ट्रेड करना है और बहुत ज्यादा रिवॉर्ड की अपेक्षा मत रखिए। डेटा क्या कहता है देखिए, डेटा कल की तरह, कल हालांकि जब हम मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे आशीष, एसजीएक्स निफ्टी बहुत नीचे था, बाद में वो फ्लैट हो गया, लेकिन बाय ऑन डिप ने काम किया। आज के डेटा में हाईलाइट ये है आशीष के अभी भी इस डेटा में 18,500 मतलब जो कल की भाव कॉपी है, कल के कॉल्स की कंसेंट्रेशन है, 18,500 के क्रॉस होने की पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। 18,500 पे अभी भी 82 और 18,600 पे अभी भी 74 लाख का आउटस्टैंडिंग बाय। दैट्स ह्यूज। अभी भी ये कॉल राइटर्स बहुत कन्विंसिंगली खड़े हुए हैं। तो अभी उन्होंने आपको एक वे नहीं दिया है टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, बट 18,300 पे यहां पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। 78 लाख की पुट खड़ी है। इनफैक्ट कल पुट राइटिंग विजिबल थी 18,400 पे भी। याद रखिएगा आज का आपका ट्रेड विंडो क्या है। मैं अभी कमेंट कर रहा हूं कल की भाव कॉपी के मुताबिक। आपका ट्रेड विंडो है 18,510 और नीचे की तरफ बेस वन 18,373 331। जो पुट कॉल रेशो 18,300 की, 350 की और 18,400 की है, वो इंडिकेट करती है कि जब भी डिप आएगा ये ट्रेजेक्टरी बेस वन एक लॉन्ग ट्रेड पिक करने के लिए अच्छी ट्रेजेक्टरी होगी। याद रखिएगा। और फिर कहूंगा एज पर यस्टरडेज डेटा अभी हमारे पास वो व्यू नहीं है कि जिसके सहारे मैं ये कह सकूं कि हम 18,500 क्रॉस कर रहे हैं। सो आपको अपने रिवॉर्ड कहां तक रखने हैं, 18,447 जो रेजिस्टेंस आएगा और 18,481 यहां तक के अगर आप देखें आपको अपने रिवॉर्ड रखने हैं। ट्रेड विंडो मैंने आपको दे दिया। हाँ, ड्यूरिंग द डे जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करेगा हम ऑप्शन स्टैट्स पे फोकस करेंगे, अपडेट करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है 18,500 को क्रॉस करने की। बट अभी जो ट्रेड विंडो है उसके मुताबिक एग्जिट जोन फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है और बेस वन एक लॉन्ग ट्रेड को पिक करने का अच्छा जोन है। रही बात ठीक एग्जैक्टली जो कल की तरह बैंक निफ्टी में हमने कही थी आशीष, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स इज बैंक निफ्टी। कल भी क्या बात हुई थी कि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन बहुत है। कल 42,200 के पुट राइटर के पास बहुत कन्विक्शन था और एग्जैक्टली अगर आप देखें उसी के ऊपर से बैंक निफ्टी रिकवर कर गया। डे हाई पे क्लोज भी हुआ, थोड़ी टर्बुलेंस आई भी थी। आज का डेटा ये कहता है कि जब आपने 42,500 के जोन को पार कर दिया है तो 42,500 पे कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है विद एडिशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 26 लाख शेयर्स। 42,500 से लेकर आशीष 4200 के बीच में, 42,000 के बीच में माफ कीजिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। निफ्टी बैंक के ऑप्शन स्टैट्स कुछ बेहतर हैं, इनफैक्ट बहुत शेड बेहतर हैं वर्सेस निफ्टी। याद रखिएगा ये ट्रेड ये कहता है कि बड़ा कॉल राइटर अब कहीं विराजमान है तो वो है बस 43,000 का जोन। और इस डेटा के मुताबिक आशीष अगर आपको एसजीएक्स निफ्टी में सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है और एक डिप मिले, अ डिप टुवर्ड्स बेस वन, इट्स 42,418 एंड 328, वो एक डिप बाय करने के लिए अच्छा डिप होगा। इवन आप सेकंड डिप को भी बाय कर सकते हैं आशीष, क्योंकि 42,000 और फिर कहूंगा 42,500 के बीच में काफी पुट राइटिंग हुई है। ऑन द हायर साइड 42,630 की ट्रैजेक्टरी अगर पार होती है, अ स्विंग टुवर्ड्स 778 और 910 लुक्स पॉसिबल। बट सिंस इट्स एक्सपायरी हम अपने प्रॉफिट पोटेंशियल्स को थोड़ा सा कम रखेंगे। 43,000 पे काफी अगर आप देखें कॉल राइटिंग है तो अभी उसकी नहीं सोचेंगे। बस इस ट्रेड विंडो को ट्रेड करिए, बेस वन के डिप को बाय कीजिए। आशीष बस तो बस बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक में आज की स्ट्रैटेजी। लेवल्स को क्लीनली वॉच आउट करिएगा और एफआईआईज का डेटा इंटरनल्स इतने खराब नहीं है। लेकिन आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लिए जाए। हर्षदा गुड मॉर्निंग, क्या रडार पे, मॉर्निंग आशीष, क्या क्या ढूंढ पाए?
कुछ काफी चीजें हैं। इनफैक्ट वो विंडफॉल टैक्स की अपडेट तो आ ही गया है, जिसका कल हम इंतजार कर रहे थे। तो सरकार ने इसे बढ़ाया है। घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स अब 700 रुपए प्रति टन बढ़ाया गया है, ये अब 10,200 रुपए प्रति टन पर आ गया है। दूसरी तरफ एक डीजल की एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, ये करीब करीब 3 रुपए प्रति लीटर से घटाई है। जो पहले 13 रुपए प्रति लीटर थी, ये अब 10.5 रुपए प्रति लीटर पर आ गई है। तो ये दो चीजें हैं जो हुई हैं और इसका इम्पैक्ट आप ओएनजीसी पर आता देखेंगे। वो स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। ऑयल इंडिया भी अच्छा। पेटीएम, जिसका डर था वो फाइनली हो रहा है। सॉफ्ट बैंक जो एक बड़ा निवेशक रहा है, जिनके पास करीब 18% तक की हिस्सेदारी कंपनी में रही है, इन्होंने थोड़ा सा स्टेक ऑफ कोर्स आईपीओ के दौरान ऑफलोड किया था। आज वो एक ब्लॉक के जरिए कुछ और हिस्सा अपना बेचते हुए दिखाई देंगे। तो करीब $215 मिलियन यानी कि 1750 करोड़ तक की यहां पर बिकवाली होती हुई दिखाई देगी पेटीएम के शेयर में। 555 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि पिछले दिन यानी कल की क्लोज की तुलना में 7% के डिस्काउंट पर सौदा हो सकता है। याद रखिएगा कि एज पर सितंबर 30 जो डेटा निकल कर आया था कि सॉफ्ट बैंक के पास करीब करीब 17.45% का हिस्सा था। अब आज के ब्लॉक के बाद इनके पास 13% के आसपास का हिस्सा रहेगा। अब देखना यह है कि सॉफ्ट बैंक के बाद आगे दूसरे निवेशक भी क्या अपनी पोजीशंस निकालते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से, क्योंकि अब तक हमने देखा है वो प्री आईपीओ निवेशकों की तरफ से बिकवाली नहीं आई है। ये बड़ा निवेशक सॉफ्ट बैंक है जो वो पहला कदम उठा रहा है। और सॉफ्ट बैंक ने जिस तरह का निवेश लार्जली भारतीय स्टार्टअप्स में किया है और जिस तरह की इनकी इस समय वित्तीय स्थिति है, माना यही जा रहा है कि वो आगे कुछ और स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो ये पेटीएम का स्टॉक आज थोड़ा बहुत बिकवाली के घेरे में रह सकता है। हिंदुस्तान जिंक, डिविडेंड आया है, ये दूसरा इंटरिम डिविडेंड है जो कंपनी ने घोषित किया है। इस साल के लिए 15 रुपए 50 पैसे ये प्रति शेयर के तौर पर आपको डिविडेंड मिलने वाला है। ये पूरा अमाउंट जो डिविडेंड के तौर पर कंपनी दे रही है वो 650,000 करोड़ के आसपास है। तो वो आपके पास रेडार पर रहेगा स्टॉक। पहला जो इंटरिम डिविडेंड आया था वो करीब 21 रुपए प्रति शेयर आया था। तो हिंदुस्तान जिंक तो रेडार पर रहेगा ही, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि वेदांत की हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी है, फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड भी जब हिंदुस्तान जिंक ने दिया था वो वेदांत के हाथ आया और वेदांत ने अपने तमाम शेयर होल्डर्स के बीच ये बांटा था। तो वो होने के पूरे आसार है। तो दोनों स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। औरबिंदो फार्मा को आप कह सकते हैं क्लीन चिट मिली है यूएस एफडीए की तरफ से। नॉन एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी जो आंध्र प्रदेश में है, वहां से इनको दरअसल थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। हम पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से बात कर रहे हैं रेलवे कंपनियों की। आज इरकॉन की तरफ से खबर आई है, दरअसल इनके हाथ एक ऑर्डर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लोएस्ट बिडर के तौर पर कंपनी चुनी गई है बहुती कैनाल प्रोजेक्ट के लिए। जो बैलेंस वर्क है वो करना है। करीब 393 करोड़ तक का ये सौदा आका जा रहा है। तो वो स्टॉक भी रेडार पर। बलरामपुर चीनी वैसे आ गया है आज बैन में। यहाँ पर काफी तगड़ी तेजी की पोजीशंस कल बनती हुई दिखाई दी थी। इसके साथ ही यहाँ पर एक और अपडेट निकल कर आ रहा है कि कमर्शियल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल अल्कोहल का अपनी न्यू डिस्टिलरी यूनिट जो मैजापुर में है वहां से शुरू करते हुए दिखाई देंगे। 320 किलोलीटर प्रति दिन का दरअसल यहाँ पर कैपेसिटी है और टोटल डिस्टिलेशन कैपेसिटी 880 किलोलीटर प्रति दिन पर आ रही है कंपनी की। तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखें। ओके, रखिए इन तमाम कंपनीज को अपने रेडार पे। आज ये सब एक्शन में आपको नजर आएंगे। खैर और भी डिटेल में चर्चा होगी जब 8 बजे के शो में मुनाफे की तैयारी में हम लोग कदम रखेंगे। आज का इवेंट्स कैलेंडर थर्सडे को क्या है, कुछ कुछ वीकेंड का एहसास होने लगता है। वो अपनी जगह साथ साथ आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की हम लोग तैयारी कर रहे होंगे। कुछ एक्स डेट्स हैं जिसमें प्रोमिनेंट है बेयर क्रॉप साइंसेस 100 रुपए एक्स डिविडेंड आज होगा। पेज इंडस्ट्रीज 70 रुपए एक्स डिविडेंड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एमआरएफ के 3 रुपए का भी डिविडेंड एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। तो वो स्टॉक एडजस्टेड आपको नजर आएगा। 3 रुपए भाव दिखाइए जरा, सीएमपी स्क्रीन पर रख दीजिए। उसका 3 रुपए का डिविडेंड तगड़ा एडजस्टमेंट आज होना है। एचडीएफसी 5,500 करोड़ रुपए, ये हमारे 88,000 वाले में आज एक 3 रुपए का एडजस्टमेंट आ जाएगा। एचडीएफसी 5500 करोड़ रुपए बॉन्ड्स के जरिए आज खुलेगा। बॉन्ड इश्यूएंस आज ही बंद हो जाएगा। तो अपने लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज को ऑगमेंट करने की तैयारी। जापान का ट्रेड बैलेंस, यूके, इटली, जर्मनी, फ्रांस सबके कार रजिस्ट्रेशन नंबर्स आज।
यूरोजोन का सीपीआई, और उससे पहले अभी मैं बता रहा था आपको कि ईसीबी के वाइस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स, आज उनके सीपीआई अक्टूबर आंकड़े आने हैं। यूएस का जॉबलेस क्लेम्स, हाउसिंग स्टार्ट्स, बिल्डिंग परमिट्स, तो रियल एस्टेट की असली तस्वीर अब सामने आएगी आज के डेटा के थ्रू। यूके ने अपना वो मच एंटिसिपेटेड स्टेटमेंट आना था, कैसे वो फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस करेंगे। 31 अक्टूबर को आना था, रेजीम चेंज हुआ, नए पीएम साहब आए, टाल दिया गया। 17 नवंबर यानी कि आज के दिन वो अपना स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे। वो मतलब वहां के चांसलर, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर जेरेमी हंट साहब वो स्टेटमेंट प्रेजेंट करने जाने वाले। आज वो पता चलेगा कैसे यूके को सुधारने की तैयारी हो रही है। अभी फेड की स्पीचेस की ये बात छेड़ रहे थे, आज 2 स्पीचेस फिर हैं, रोज 2 लगी हुई हैं आजकल। गवर्नर मिचेल ब्रोमैन और गवर्नर फिलिप जेफरसन, इन दोनों की स्पीचेस आज स्केड्यूल्ड हैं, और इन गवर्नर्स की स्पीचेस के बीच में आपने देखा है कैसे यूएस में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। आज जीप इंडिया की 5th जनरेशन ग्रैंड चिरोकी लॉन्च होती हुई इंडिया में नजर आएगी। यानी कि अब जीप इंडिया का पोर्टफोलियो 4 गाड़ियों का, कंपास, मेरिडियन, रैंगलर और अब चिरोकी। ये यूएस के बाद, नॉर्थ अमेरिका के बाद इकलौती ऐसी ज्योग्राफी है जिसमें इन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो 4 मॉडल्स प्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहे हैं। और एक वीडियो प्ले आउट करिएगा जरा, पहले मैंने भेजा था। बढ़ती हुई नजर आएगी। ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरर मैक्लारेन अपना पहला मेड इन शोरूम मुंबई में आज खोलने जा रहा है। तो नीरज जी आपको रोडों पे ऐसे ही भैं भैं करते हुए नजर आएंगे। तो ये पहली ब्रांड की डीलरशिप आज मुंबई में इनॉग्रेट होने वाली है। वैसे आवाजें ऐसी आती है मुंबई में कभी कभी, अभी थोड़ा सा और बढ़ेगी। नहीं, ये ट्रैक्टर से वगैरह ट्रैफिक का क्या, ये आवाजें जब आती हैं तो लेट नाइट आवाजें आ रही होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब वर्ली सीफेस वाली रोड पे अगर आप रात में जाएं तो आपको ऐसी आवाजें बहुत सुनाई देती है। दिन दहाड़े भी कभी दिखा देते हैं वो जलवे। ठीक है, ये सब इवेंट्स है आज के। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार जब ये ग्रैंड चिरोकी की गाड़ी दिखाई थी क्या स्क्रीन पे? हाँ, दिखाई थी। और वो कल मैं भूल गया देखना, वो ईवी लॉन्च हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, वो अपडेट दिया था मैंने। देखता हूँ ब्रेक में। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, तब और अब की दूसरी प्लेट प्लीज दिखाइएगा एक बार, तो कमोडिटीज का थोड़ा सा रुझान आपको समझ में आ जाएगा। सोना जहां छोड़ा था वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कच्चा तेल। ये हर्षदा विंडफॉल टैक्स की बात कर ही रही थी, लेकिन क्रूड मीनिंगफुली करेक्ट होता हुआ $2 के आसपास ओवरनाइट ट्रेड में। बाकी के वेरिएबल स्क्रीन पर। लेकिन चलिए, आज कमोडिटी करेंसी मार्केट्स में कमाई के मौके कहां है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती जुड़ती हुई। वंदना, हाय, गुड मॉर्निंग। वंदना, कैसे होगी कमाई? जी गुड मॉर्निंग आशीष। आपने क्रूड की बात की है आशीष, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर आज बढ़ने वाला है। फिर से क्रूड ऑयल पे $85 से नीचे है और फर्दर इंडिकेशन है बेयरिश साइड रहने का ही। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्रूड में सेलिंग करके चलना चाहिए। 69.75 के करीब सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। और लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 6800 तक के प्राइसेस भी इनफैक्ट आता हुआ दिखना चाहिए यहाँ पे। और जो स्टॉप लॉस है वो करीब यहाँ पे 7050 का यहाँ पे लगना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इनिशियली हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हैं कि सिल्वर में करेक्शन आ रहा है, गोल्ड में भी करेक्शन दिख रहा है, लेकिन थोड़ा करेक्शन पे मैं करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि 62,200 के करीब आती है सिल्वर अगर, तो वहाँ पे बाइंग करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड आपका है, थोड़ा सा लंबा टारगेट रखेंगे 63,000 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करेंगे 61,800 का। तो क्रूड में सेलिंग करनी चाहिए और जो सिल्वर में मेन ट्रेंड है उसके साथ चलना चाहिए बाइंग का। ठीक है, बुलियन में रह रहे के बाइंग के इंडिकेशंस सारे एक्सपर्ट्स ने दिए, बढ़िया प्ले आउट हुआ। आज फिर वंदना कह रही है सिल्वर तेजी करने का मन, 63,000 के टारगेट्स के लिए उसको अप्रोच करें। क्रूड जो कूल ऑफ हो रहा है ओवरनाइट, जो कई सारे क्यूज नीरज जी ने मेंशन करे थे, उन क्यूज पे मैं आगे आऊंगा 8 बजे, क्योंकि थोड़े से मिक्स्ड है। कुछ क्यूज ऐसे लग रहा था तेजी के क्यूज हैं क्रूड के लिए, कुछ ऐसा लग रहा था सबड्यूड ट्रेड के। इवेंचुअली $2 ठंडा होकर ट्रेड कर रहा है और वंदना कह रही है यहाँ पे भी बिकवाली करने के मौके, शायद 6800 तक की तैयारी कच्चा तेल कर सकता है। इस नोट पर जाते थे एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा हूं मैं 1/4, लेकिन हाँ, सुस्ती हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के अब तक इंडिकेशंस आते हुए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।
फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत